क्वेश्चन है, खाली समझो, ध्यान से खाली देखना है। एक कार्यालय के फर्श की बीमा है 5 मीटर गुना 3 मीटर। फर्श की बीमा क्या हो गया? फर्श का मतलब लंबाई चौड़ाई हो गया ना जी। बोला है 60 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत है 7440 रुपया। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो ध्यान से सुनो, चारों दीवारों, फर्श पे तो करेगा नहीं पेंट, बोलो करेगा क्या? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब प्लस छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल वही होगा जो फर्श का होगा। तो बताओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद है किसी को? क्या होगा जल्दी बोलो? 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना लंबाई जोड़, अरे बोलो जल्दी, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। तो 2 गुना ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसी से हम लोग यहां पर पता लगा लिए ये हमारे पास क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। छत का भी क्षेत्रफल है, छत में भी पेंट कर रहा है, तो छत में भी पेंट कर रहा है तो एक बार आएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब फर्श में भी पेंट करता है तो क्या लिखते? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई लिखते ना, तब तो हो जाता सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बताओ? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना, तो ये आ गया इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल जिसको ये पेंट कर रहा है। इसमें किसी को समस्या है बताओ? 2 गुना ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और छत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो क्षेत्रफल निकल गया, टोटल 1 मीटर स्क्वायर पर 60 रुपया खर्च हो रहा है। तो बताओ 7440 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो कितना मीटर स्क्वायर के लिए खर्च हो रहा है? तो हम यहां से क्या करते हैं, या तो यही लिख दो 7440, अब बटे क्या लिख दोगे बताओ? 60। तो 0 से 0 देखो कट गया क्या? 6 से काटोगे 6 से कटेगा, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 6 चौका। तो ये बताओ कि इसका मतलब है कि 124 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो रहा है? 7440। तो हम यहां पर लगा देंगे 124 मीटर स्क्वायर। कौन भारी बात है बताओ? अब देखो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, सिर्फ ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई की जगह पे 5 और 3 रखते हैं। 5 और 3 रखोगे तो 5 3 8। इधर हमारे पास देखो ऊंचाई है, एक एक स्टेप को हम समझा रहे हैं। क्या 8 दूनी 16 एच होगा क्या? तो 8 दूनी 16 एच ले लो, 16 एच ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लो 16 एच प्लस 5 तिया क्या हो जाएगा बताओ? 15। तो 5 तिया आ गया है 15, ये बराबर किसके हो जाएगा? क्या अब इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, तो 16 एच बराबर हमारे पास आएगा 124 में से 15 को घटा दोगे क्या 109 आएगा क्या? अब एच अगर निकालना है तो 16 से ही भाग देंगे। ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां क्या है? अब बताओ 16 छाके 96, 16 सत्य तो है ही नहीं, तो 16 छाके जैसे ही बोला तो ऑप्शन को ऑब्जर्व करने पर क्या 4 3 5 आएगा क्या? कौन सा संख्या आएगा बताओ? तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6.8 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ? चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद है ना? 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो कुल आ जाएगा हमारे पास 124। कैसे आया 124? 7440 रुपया खर्च हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर 7440 रुपया खर्च हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर पर 60 रुपया खर्च हो रहा है, तो 7440 मीटर स्क्वायर खर्च होने के लिए हम 60 से जैसे इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 124 मीटर स्क्वायर। इसी 124 को इसके बराबर कर दिए, बाकी सॉल्व कर लिए। चले आगे, देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई दिया हुआ है तो AD की लंबाई ज्ञात करें। जैसे ही बोला समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है याद है किसी को? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समानांतर हो। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास है ABC और D, ABC और क्या है? D है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि AD और AC का मध्य बिंदु, AC का मतलब हो गया ये इसका विकर्ण हो गया, नहीं हो गया? अब AD का मध्य बिंदु, AD का जो मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु? AC विकर्ण का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है इसका लेंथ दिया हुआ 2 इकाई। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बताइए AD का लेंथ कैसे निकलेगा। एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम, जो ज्योमेट्री में होता है, इस पे ध्यान देना। किसी भी त्रिभुज के जो लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। लिख लो मिड पॉइंट थ्योरम, लिखो मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के समांतर, समांतर तथा आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। मध्य बिंदु प्रमेय, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। यहां बताओ जैसे ही इस त्रिभुज में बात करते हैं क्या है हमारे पास? ADC,
क्या ये त्रिभुज दिख रहा है क्या? और इस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होगी क्या? अगर डीसी का आधा 2 है, अगर डीसी का आधा 2 है तो बताओ डीसी का क्या लेंथ होगा? 4। और डीसी का अगर 4 लेंथ है तो एबी का भी क्या लेंथ होगा? एडी का लेंथ अगर x मानोगे तो बीसी का लेंथ क्या मानना पड़ेगा? अब बताओ क्या इसका परिमाप नहीं निकलेगा क्या? तो परिमाप बोलोगे x प्लस 4 तो x प्लस x हो गया 2x, 4 4 8, तो यही हो गया परिमाप। और परिमाप हमारे पास क्या दिया हुआ है? 20। परिमाप दिया हुआ है 20। जल्दी बताओ क्या 2x का लेंथ 12 आएगा क्या? और 2x का लेंथ अगर 12 आएगा तो x का लेंथ क्या आएगा? और x हमने किसका लेंथ माना था? एडी का। तो बताओ एडी का लेंथ क्या आ गया? 6 इकाई। कोई दिक्कत इसमें बताओ? है x? हाँ, थेल्स प्रमेय भी इसको बोलते हैं। थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको। थेल्स प्रमेय इसलिए बोलते हैं कि थेल्स ने ही इस थ्योरम का खोज किया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। हालांकि उसने जो नाम रखा था वो नाम रखा था मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। बोलो इसमें कोई दिक्कत? बोलो आसान है कि भारी है ये 2 दिया हुआ है, डीसी हो जाएगा 4, 4 4 8, 20 में से घटा दिए 12, 12 का आधा, 12 का आधा, उत्तर आ गया 6। चले आगे 9वें नंबर के प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन है एक मैदान के एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करना है। रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये बताओ बाह्य बाह्य त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेते हैं, बाह्य त्रिज्या बड़ा आर मान लिए, और आंतरिक त्रिज्या हम छोटा आर मान लेते हैं। कोई इसमें दिक्कत? अगर इसकी चौड़ाई निकालनी होगी तो चौड़ाई निकालने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर माइनस छोटा आर, बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बोलो इसमें है कोई दिक्कत? अब है क्या कि परिधि, बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया हुआ है। बाह्य परिधि क्या बोलोगे? 2 पाई आर। बोलेंगे क्या? और उसमें से आंतरिक परिधि 2 पाई आर को घटा देंगे तो क्या यह 33 आएगा क्या? और हमें जो निकालना है वह क्या निकालना है? आर माइनस आर। 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, तो क्या 2 पाई को कॉमन ले लें? तो 2 पाई, पाई के जगह पे क्या लिखोगे? 22/7 गुना क्या? आर माइनस आर आ गया क्या? और ये बराबर किसके हो जाएगा? 33 के। 11 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 11 से ये 3 बार में कटेगा, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 7 दिया क्या हो जाएगा बताओ? 21। 7 दिया 21, और नीचे में क्या है बताओ? 4। अब इसको पॉइंट के रूप में देख लो या फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन के रूप में बदल दो। 4 पंचे 20, क्या 5/1/4 आएगा क्या? आंसर आ गया है ई। चलिए आगे, बोले इसमें कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर। ये हमारे पास क्या आएगा? आर। तो बड़ा आर में से छोटा आर को घटा दोगे तो आर माइनस क्या आएगा? आर। और यही हमें निकालना था। बाह्य परिधि हमारे पास आ गया 2 पाई आर, 2 पाई बड़ा वाला आर माइनस 2 पाई छोटा वाला आर, उसमें से घटा दोगे तो 2 पाई आ जाएगा कॉमन, आर माइनस आर। आर माइनस आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई कॉमन लेकर के सॉल्व करोगे तो आर माइनस आर का मान आ जाएगा 5/1/4। चले आगे 10वां नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या आएगा? खर्च क्या आएगा ये बताओ। सबसे पहले तो वर्गाकार, ये वर्गाकार एक पार्क है, ठीक है, ये वर्गाकार एक पार्क है। इसके बीचों बीच क्या किया गया है? बीचों बीच ऐसे रास्ता खींच लिया गया है, ठीक है, बीचों बीच ऐसे रास्ता खींच लिया गया है। ध्यान से सुनना, ये 2 मीटर का है। कितने मीटर का चौड़ा है? 2 मीटर। लेकिन 22 मीटर इसका क्या है बताओ? 22 मीटर इसका भुजा है। तो 22 मीटर अगर भुजा है, बात पे थोड़ा सा गौर करोगे, ये बोला 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर बजरी बिछाना है। तो हम यहां से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई तो इसका 22 ही रहेगा, लंबाई क्या रहेगा, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2। चौड़ाई क्या होगा? 2। इसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई तो 22 ही रहेगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2। लेकिन जब हमने दोनों का क्षेत्रफल कंबाइंड निकाला तो एक बार क्या हुआ कि ये वाला जो क्षेत्रफल है वो दोबारा गिनती हो गया। क्या हो गया? तो हम ऐसा करेंगे कि इसका क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल में से एक बार इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो पूरे के पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो, तो हम बोलेंगे 22 गुना 2, 22 गुना क्या हो गया? 2। और ऐसा ऐसा एक और रास्ता है तो फिर से किससे गुना कर देंगे? 2 से। बोलो कर देंगे क्या? और उसमें से हम माइनस किसको कर देंगे? तो ये 2 है, ये भी क्या है? 2। तो 2 मीटर का एक वर्ग दिख रहा है हमें, क्या 2 को 2 से गुना कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या? तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में से हम 4 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या 84 वर्ग मीटर आ गया क्या?
अब यहां पर देखो कि 100 रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर पर, 100 रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर पे, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो, 100 से कर देंगे गुना, 100 से कर दोगे गुना तो रुपया कितना खर्च होगा इसका, 8400 रुपया खर्च होगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? चले आगे, चलो स्टार्ट होगा, अब लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो स्लो पढ़ाना, कुछ लोग को लग रहा है स्लो आज पढ़ा रहे, लग रहा है ना, उसका कारण है, स्लो पढ़ाते हैं तो बोलता है फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाते हैं तो बोलता है स्लो पढ़ाइए, बात समझ में आ रहा है? तो राम भगवान भी पूरा भारत को खुश नहीं कर पाए, तो हम कौन गली का मूली है बताओ? तो सब पढ़िए लेता है तो सबको नौकरियन हो जाता है जी, ये बताओ? तो सबको नौकरी नहीं होगा, जो बात क्लियर है, नौकरी उसी को होगा जो उसका हकदार होगा, बात समझे? और जो मेहनत करेगा जुनून के हद तक, जुनून तक नहीं, जुनून के हद तक मेहनत करना पड़ेगा। जितना भी टॉपिक लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए लिए हैं, ये सब टॉपिक, ये टॉपिक जो लिए है ना तुम्हारे भलाई के लिए लिए हैं। ये ज्यामिति है, ज्यामिति प्रोबेबिलिटी है, डीआई है, कोऑर्डिनेट है, लोग उस पर ध्यान नहीं देता है, लोग सिर्फ अरिथमेटिक पे ध्यान देता है, उसको लगता है अरिथमेटिक से ही सारा क्वेश्चन पूछेगा। अरिथमेटिक तो कमो बेस लगभग में बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, जो मेन पार्ट है वही हम चाहते तो 10 चैप्टर ले आते हैं अरिथमेटिक का, क्या दिक्कत था? रेशियो पढ़ाते, परसेंटेज पढ़ाते, प्रॉफिट लॉस 10-10 क्वेश्चन पढ़ाना है तो हमारे लिए तो और आसान था, और हम सब पढ़ा दिए हैं। यूट्यूब पे देखोगे तो प्लेलिस्ट में रखा हुआ, जाकर के देखो कैसे पढ़ाए। अब ये सब टॉपिक है थोड़ा कम समझ में आता है तो इसको कोशिश कर रहे हैं हम समझाने का, और ये सीख के जाओ। देखो यहाँ पर जितना भी ज्यामिति का 10 क्वेश्चन है और एक से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो ये पहला क्वेश्चन, फिर से देखो पहला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिया गया है, जिसमें दो विकर्ण ACBD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। OA बराबर x+3 है, OB बराबर y+2 है, OC बराबर 2x+y है और OD का लेंथ 3y है। तो कल हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज अगर दिया हुआ है तो इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? जबकि सम चतुर्भुज अगर रहता तो लंब समद्विभाजित करता। क्या करता? एक दूसरे को, सम चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सम चतुर्भुज का विकर्ण रहता तो यह क्या करता? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता। लेकिन ये तो समांतर चतुर्भुज है जी, तो ये तो लंब पे समद्विभाजित नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो समद्विभाजित नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे अगर AC हमारे पास है और BD हमारे पास कर्ण दिया हुआ है तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या AO का जो लेंथ है, क्या AO का लेंथ CO के लेंथ के बराबर है? क्या बताओ? तो हम बोल सकते हैं AO का जो लेंथ है या CO के बराबर है। AO का लेंथ हमारे पास x+3 है और CO का लेंथ हमारे पास क्या दिया हुआ बताओ? 2x+y है, 2x+y। क्या बताओ x और y का रिलेशन यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? x और y का रिलेशन निकलेगा, x को घटा दोगे तो 3 जो बराबर आएगा, क्या x+y के बराबर में 3 आएगा क्या? रुको अभी, इससे x और y नहीं निकला, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। BD है, जैसे BD दिया हुआ है तो हम बोलेंगे क्या DO का जो लेंथ है क्या OB के लेंथ के बराबर है क्या? तो DO हमारे पास 3y है और OB हमारे पास DO का लेंथ या OB के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास 3y है या किसके बराबर है? y+2 के बराबर है। बोलो बराबर है क्या? y जैसे ही घटेगा तो ये आ जाएगा 2y बराबर 2 के। तो बताओ y का लेंथ क्या आया? a। y का लेंथ क्या आया? और जैसे ही उठा के y का लेंथ 1 रखोगे तो जल्दी बताओ x का लेंथ क्या आएगा? तो उत्तर क्या आ गया बताओ? e। क्या इसमें समस्या है? बोलो है समस्या कोई? लिख लो इसको। है क्या होगा? एक में 2 ही जोड़ोगे तब ना 3 आएगा। इतना जो कष्ट दे रहा है, उठ के वहां चल जाओ, झूठे से मुंडी को हिला रहा है। अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत है? सिर्फ दोनों विकर्ण को समद्विभाजित करता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, बात पे ध्यान देना। देखो अभी जो हम बोल रहे हैं ये हमारे पास क्या है? A B C। जो हम अभी लिखाने जा रहे हैं इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय से ही मिड पॉइंट थ्योरम भी निकला। मिड पॉइंट थ्योरम अभी अभी लिखाए थे ना, देखो यहाँ पर थेल्स प्रमेय हम अभी लिखा रहे हैं, इसको उधर छोड़ो, साइड छोड़ो। कोई किसी भी भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींच दो त्रिभुज के अंदर, किसी भी भुजा के समानांतर, जैसे हमने BC के समानांतर खींच दिया है D, BC के समानांतर हमने क्या खींच दिया है? D। बात पे ध्यान देना, जैसे ही BC के समानांतर D हमने खींच दिया तो देखो होता क्या सब है, दो को त्रिभुज बना, एक छोटा वाला ADE और दूसरा त्रिभुज क्या बना है जल्दी बताओ? बोलेंगे ABC। तो इसमें A कॉमन है, छोटा वाले में भी और बड़े वाले में भी। और जब दो भुजा समानांतर होता है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? इसी को ना संगत कोण कहा जाता है जी। इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा नीचे वाला। तो संगत कोण जब आपस में बराबर हो गए तो कितना ट्रायंगल, कितना एंगल बराबर हो गया दोनों में? बोलोगे तीनों का तीनों एंगल बराबर हो गया। तीनों का तीनों एंगल क्या हो गया? और जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो एक रूल है जिस रूल को कहा जाता है ट्रिपल A का रूल, एंगल एंगल एंगल।
जब 3 एंगल बराबर हो जाए, अगर 2 भी एंगल बराबर हो गया ना तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए इसको दोनों रूल कहा जाता है, या तो डबल ए का रूल या तो ट्रिपल ए का रूल। तो ट्रिपल ए के रूल से दो त्रिभुज जो हमारे पास है ए बी सी, ये या ए डी सी ई पहले लिख लेते हैं, ए डी ई, या समरूप हो जाता है किसके, ए बी सी के, इसके समरूप हो जाएगा ए बी सी के। और जैसे ही समरूप हो जाता है, जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। किसका बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। जैसे ADE जो हमने लिखा है, इसका संगत भुजा AD, तो इसका संगत भुजा क्या आएगा, AB। तो AD का रेशियो, बात पे ध्यान देना, AD का रेशियो AB के साथ वही होगा जो DE का रेशियो BC के साथ होगा, जो DE का रेशियो किसके साथ होगा, BC के साथ होगा। और वही रेशियो होगा जो AE का रेशियो AC के साथ होगा। AE का रेशियो किसके साथ होगा, AC के साथ होगा। क्या ये बात आया समझ में, क्या हमने लिख दिया, जल्दी बताओ। दूसरा पॉइंट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना, कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते। देखो AD का रेशियो DB के साथ, AD का रेशियो किसके साथ, इस बार संगत भुजा नहीं है ये, इस बार ये है AD का रेशियो किसके साथ, DB के साथ, वही होगा जो AE का रेशियो किसके साथ, AE का रेशियो EC के साथ। लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, उसका कहना है कि DE का जो रेशियो है यहां भी बराबर कर दीजिए BC के साथ, जो बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है, जो बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या। हमने कहा संगत भुजा का अनुपात AD का रेशियो AB के साथ वही होगा जो AE का रेशियो AC के साथ होगा, DE का रेशियो वही होगा जो BC के साथ होगा। लेकिन AD बटे DB बराबर AE बटे EC जरूर होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा DE बटे BC के। क्या ये बात आ रहा समझ में। और इसी से अभी हमने बताया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या, ये दोनों बराबर है क्या, देखो दोनों बराबर है क्या। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमने यहां पर अभी लिखाया था, यह क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर तथा आदि। कैसे पता चला, तो यहां पर बात पे ध्यान देना। हमने क्या कहा कि दो भुजा का मध्य बिंदु, ये जो दो भुजा का मध्य बिंदु है, जैसे ही मिलाओगे, अगर AD हमारे पास 1 है और DB हमारे पास 1 है, ये AE हमारे पास 1 है और EC हमारे पास 1 है, ये 1 1 कैसे आ गया, जब मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि AC का ये आधा होगा, AC का ये क्या होगा, AC का AE होगा आधा और EC भी क्या होगा, आधा। तो हम बोलेंगे AD का रेशियो DB के साथ, AD का रेशियो, बात पे ध्यान देना, AD का रेशियो AB के साथ ये बराबर होगा AE का रेशियो किसके साथ, AC के साथ। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर देखो दो संगत भुजा का अनुपात बराबर, और तीसरा एंगल छोटे वाले में और बड़े वाले में दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर। तो हम बोलेंगे क्या कि SAS से ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका मतलब संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा। यानी तीसरा जो संगत भुजा हमारे पास पड़ा हुआ है वो कौन सा है, बताओ, बोलोगे DE बटे BC, DE बटे क्या, BC। ये हमारे पास 1 है और ये रेशियो हमारे पास 2 है, तो बताओ DE का रेशियो BC के साथ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे वही होगा जो इन दोनों का है 1 अनुपात 2 ही हो जाएगा क्या। अब DE का रेशियो BC के साथ 1 अनुपात 2 होगा, तो BC का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुना DE। 2 गुना क्या आ जाएगा, D। अभी हमने कहा कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होती है, यानी तीसरी भुजा के समानांतर DE बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, बोलो लिख सकते हैं क्या। और जैसे ही संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, तो दो समांतर भुजा अगर है तो संगत कोण बराबर, लेकिन दो संगत कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा समांतर होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये दोनों प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम और इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। कुछ बात आया समझ में। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा जल्दी से इसको लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये अलग अलग चीज है। तो पास दिया हुआ है, दी गई आकृति में AB समानांतर किसके है, QP के। AB का लेंथ दिया हुआ x, PQ का लेंथ दिया हुआ x प्लस 10 और RB का लेंथ दिया हुआ x बटे 2 और BP का लेंथ दिया हुआ x प्लस 1। तो क्वेश्चन हमसे बाद में पूछ लिया कि x प्लस 1 PQ का मान क्या होगा। किसका मान पूछा, PQ का। तो PQ का मान पूछने का मतलब x प्लस 10 निकालना, या x का मान निकालेंगे। और अभी जो हम प्रमेय बताए हैं, जैसे ही ये बोला कि समानांतर रेखा खींच दिया गया, ये समानांतर है क्या, तो समानांतर रेखा अगर खींच दिया गया तो हमने कहा कि दो त्रिभुज समरूप बनेगा। एक छोटा वाला त्रिभुज ABR है और एक बड़ा वाला त्रिभुज RQP है। और अभी हमने एक प्रमेय बताया था कि यहां पर RB का रेशियो RP के साथ वही होगा जो AB का रेशियो QP के साथ होगा। बोलो बताए थे। कुछ लोग इसको दिमाग में क्या सोचेंगे कि सर RB का रेशियो BP के साथ वही होगा जो AB का रेशियो QP के साथ। हो पाएगा क्या, अभी बोले थे ना नहीं होगा, उस पर जोड़ देकर के बोले थे ना कि नहीं होगा बराबर। तो बताओ बराबर अगर करना है तो क्या, जैसे ही हमने देखा कि ये समानांतर रेखा खींचा हुआ है तो RB का रेशियो RP के साथ, RB का रेशियो हम लिख देते हैं RP के साथ वही होगा जो AB का रेशियो किसके साथ होगा, QP के साथ होगा। बोलो होगा क्या, बस मान रखो यहां पर RB हमारे पास है x बटे 2 और RP हमारे पास होगा इस दोनों का योगफल, इस दोनों का योगफल। तो x प्लस x बटे 2 को जोड़ोगे, एक गो x है, आधा गो x है, तो 1.5 गो x हुआ जी। 1.5 गो x का मतलब 3 बटे 2 x। क्या ये हमारे पास 3 बटे 2 x प्लस 1 हो जाएगा क्या, बराबर x ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे, x प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम यहां से इसको आगे मिला दिए तो 2 1 में गुना होकर के 2 में बदल जाएगा, नहीं होगा, 2 1 में गुना होकर कितने बदल जाएगा, 2 में। अब इसके ऊपर में ये 2 नीचे चलाएगा, इसका नीचे में 2, इसके नीचे में 2, 2 2 कट गया, ये x कट गया, तो 1 बटे 3x प्लस 2 बराबर 1 बटे x प्लस 10। तो बताओ 3x प्लस 2 का जो मान है क्या x प्लस 10 के बराबर है क्या। x को घटा दोगे 3x में से तो 2x आएगा और 10 में से 2 को घटा दोगे 8 आएगा। x का मान क्या होगा, जैसे ही x का मान आ गया 4, तो जल्दी बताओ PQ का मान क्या होगा, x प्लस 10, 4 में 10 को जोड़ देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 14 इकाई। आंसर आ गया D।
एक्स एक्स काट दोगे, दो दो काट दोगे, एक स्टेप और लिख दिया। आरपी, आरपी बराबर पी क्यू है, फिर इस पर में लगाओ ना सीधा। आरपी बराबर पी क्यू के क्यों होगा? पी क्यू के तब होता जब ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज होता। समद्विबाहु त्रिभुज कहां है? रेशियो अलग चीज है, बराबर होना अलग चीज है। रेशियो अलग चीज है, बराबर होना अलग चीज है। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये समझ में आया ना कि अभी अभी थेल्स पर में बताया आरबी का रेशियो आरपी के साथ वही होगा जो एबी का रेशियो क्यूपी के साथ होगा, बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा नंबर देखो। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, फिर देखो दो समरूप त्रिभुज दे दिया। जब भी दो समरूप त्रिभुज हो, एक चीज और सुन लो, जब भी दो त्रिभुज समरूप हो, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है दो ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, ये हमारे पास है डी ई एफ। दो त्रिभुज तब समरूप होता है जब इसका संगत कोण बराबर, ए बराबर डी के, बी बराबर ई के, सी बराबर एफ के। संगत भुजा बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर ए बी बटे ए ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप। और जब भी समरूप हो जाएगा तो याद रखना, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, साइड का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा, साइड का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा। ए बी का रेशियो डीई के साथ, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, ये ए सी का रेशियो डी एफ के साथ, ये तो बराबर होगा ही होगा। इसमें कुछ हो खींच तो सबका रेशियो सेम ही आएगा। कुछ खींचने का मतलब ये नहीं कि इसका हम माध्यिका खींच रहे हैं और इसका हम शीर्षलंब खींच रहे हैं। इसका माध्यिका m1 है तो इसका माध्यिका क्या होगा? मान लो m2, तो दोनों का माध्यिका का भी रेशियो वही होगा, सेम। बात कुछ आ रहा समझ में? शीर्षलंब अगर खींच दोगे, यहां से अगर शीर्षलंब खींच देते हैं, अगर शीर्षलंब खींच देते हैं a1 और शीर्षलंब यहां से खींच देते हैं a2, तो इसका भी रेशियो वही होगा, a1 बटे a2। कुछ भी खींच दोगे इसके अंदर, लेकिन दोनों सेम चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका माध्यिका इसका एल्टीट्यूड खींच दिए, इसका माध्यिका तो इसका भी माध्यिका, इसका एल्टीट्यूड तो इसका भी एल्टीट्यूड। और साथ साथ एक बात और याद रखना, परिमाप किसका? एबीसी का, परिमाप एबीसी का, परिमाप डीईएफ का, ये इसका भी जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो जो रेशियो भुजा का होगा वही रेशियो इसके परिमाप का भी होगा, वही रेशियो इसके, लेकिन क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो इसके भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब बट्टे क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। और जो इसके भुजा का रेशियो होगा वो इसके परिमाप का रेशियो होगा, जो इसके भुजा का रेशियो होगा वही इसके परिमाप का भी रेशियो होगा। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? क्या बोल रहे हैं? जो इसके भुजा का रेशियो होगा वही इसके परिमाप का भी रेशियो होगा, लेकिन एरिया यानी क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वह इसके भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इतना बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन बोला दो समरूप त्रिभुज के परिमाप हैं पी क्यू आर और एक्स वाई जेड क्रमशः दिया हुआ है। दो त्रिभुज है, देखो हम यहां पर लिखते हैं, दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज हमारे पास है एक्स वाई जेड। ठीक है, कहा जा रहा है इसके परिमाप का रेशियो, तो बोलो जो परिमाप का रेशियो होगा वही इसके भुजा का भी रेशियो होगा क्या? तो परिमाप दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हमारे पास दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है यदि एक्स वाई का रेशियो 12 है, एक्स वाई का रेशियो 12 है, तो पी क्यू का रेशियो ज्ञात करना है। हमने कहा परिमाप का रेशियो वही होगा जो इसके भुजा का रेशियो होगा, तो 24 इकाई 24, 24 दूनी 48, तो परिमाप 48 24 है, तो भुजा का रेशियो क्या होगा? 2:1। अब देखो कोरस्पोंडिंग भुजा है, कोरस्पोंडिंग में इस एक्स वाई का संगत भुजा कौन सा होगा? एक्स वाई का संगत भुजा कौन सा होगा? एक्स जेड का संगत भुजा कौन सा होगा? क्यू आर का संगत भुजा कौन सा होगा? अगर एक्स वाई हमारे पास दिया हुआ है तो निकलेगा तो इधर पी क्यू का ना मान, और एक्स वाई दिया हुआ है 12, तो बताओ पी क्यू का मान क्या निकलेगा? 12 दूनी, उत्तर आ गया 24 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर हो रहा है? बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, भुजा का रेशियो, माध्यिका का रेशियो, शीर्ष लंब का रेशियो, कोण समद्विभाजक का रेशियो, परिमाप का रेशियो सब बराबर होगा जब दो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, एरिया का जो रेशियो होगा, क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, चाहे वो भुजा का रेशियो हो, माध्यिका का रेशियो हो, परिमाप का रेशियो हो, उन सब का कोई भी रेशियो जो दिया हुआ हो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर माध्यिका इसमें दे देता, बोलता माध्यिका है इसका 12 सेंटीमीटर, 24 से 48 सेंटीमीटर, और इसका माध्यिका है 24 सेंटीमीटर, तो बोलता भुजा का रेशियो निकालिए, तब भी निकाल लेते आराम से। माध्यिका देकर के एरिया भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। माध्यिका दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, माध्यिका दे दिया मान के चलो एबीसी का 12 सेंटीमीटर, पीक्यूआर का 12 सेंटीमीटर, ये माध्यिका बोल रहा है, पहले का माध्यिका दे दिया 12 सेंटीमीटर और दूसरे का माध्यिका दे दिया 6 सेंटीमीटर। बोलेगा क्या? बताइए इसके एरिया का अनुपात क्या होगा? क्या करोगे? दिया है माध्यिका का रेशियो, लेकिन पूछ दिया एरिया का अनुपात, क्या करोगे? रेशियो निकालोगे, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा हमारे पास माध्यिका का रेशियो 2:1।
तो माध्यिका का रेशियो अगर 2:1 आ गया तो बताओ भुजा का रेशियो भी क्या होगा? तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 2 दूनी 1 इकाई ए, तो भी रेशियो निकल जाएगा। परिमाप का रेशियो है, एरिया का रेशियो पूछेगा, तब भी जो परिमाप का रेशियो है उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। अरे कुछ बात आ रहा दिमाग में? सही से बताओ, कुछ बात आ रहा दिमाग में? चले आगे। चले आगे। चौथा नंबर देखो, √3 इकाई वाले भुजा की एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? अब देखो ये परिवृत्त की त्रिज्या है। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत है, यहां पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत है। परिवृत्त किसको कहा जाता है, अंतःवृत्त किसको कहा जाता है, पहले तो ये बात मालूम होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज है, बात पे ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के बात पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, कोण समद्विभाजक रेखा, क्या बोल रहे हैं, बात पे ध्यान दो, कोण समद्विभाजक रेखा, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक रेखा, क्या बोल रहे हैं, तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। क्या कहा जाता है इसको? इन सेंटर, या क्या कहा जाता है इसको? अंतः केंद्र। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इन सेंटर या अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र को बात पे ध्यान देना, अंतः केंद्र अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इसको केंद्र मान करके तीनों भुजाओं को टच करते हुए, तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसे कहा जाता है अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है? ये हुआ अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है, जल्दी बोलो? तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, इन सेंटर, ठीक। और इसको केंद्र मान करके त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसे कहा जाता है अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है इसको? अंतःवृत्त, इन सर्किल, ठीक है। और तीनों भुजाओं को जब टच करते हुए खींचा जा सकता है तो ये बताओ क्या क्या ये इसको रेडियस बोलेंगे, क्या त्रिज्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये वाला त्रिज्या नहीं है, देखो नया त्रिज्या यहां पर बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्या असल में इसको त्रिज्या नहीं अंतः त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अंतः त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसी को कहा जाता है इन रेडियस। क्या कहा जाता है इसको? इन रेडियस, जिसको डिनोट किया जाता है छोटा आर से। किसे डिनोट किया जाता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये क्या कहलाता है? अंतः त्रिज्या। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये सर डायरेक्ट आप कैसे समझे कि एक तो बीसी पर यह लंब भी हो जाएगा, बीसी पर लंब भी हो जाएगा, और बीसी ये जो हमारे पास है ओ, मान के चलो इसका नाम डी रखते हैं, इसका नाम ई रखते हैं और इसका नाम एफ रखते हैं। कैसे पता चला सर कि ओ डी, ओ ई, ओ एफ तीनों बराबर ही होगा? तीनों बराबर ही होगा। कैसे पता चला? तो पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा, बात पे ध्यान दो, बिल्कुल पता चलेगा। क्या एक बात पता है क्या कि ये जो है किसी भी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये दोनों का दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। दोनों का दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? और जैसे ही दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा तो यहां से इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये दोनों भी क्या होगा? जल्दी बोलो, बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो बराबर होगा। बस वही बात है। देखो थोड़ा सा इसको देखो गौर से, ये हमारे पास क्या है? ए बिंदु है। ये क्या है? ए बिंदु। इस सर्किल के बाहर में ए बिंदु है। क्या हम बोल सकते हैं ए एफ बराबर ए ई के होगा? ये स्पर्श रेखा दिख रहा है, और जैसे ही स्पर्श रेखा दिख रहा है तो इस स्पर्श रेखा पर केंद्र से कितना डिग्री का कोण बनेगा जी? कितना डिग्री का कोण बनेगा? बताओ। तो ये दोनों बराबर हुआ, और इसी तरह से ये तीसरा भी बराबर होगा। क्या इसी को क्या कहा जाता है? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन सेंटर है, इसको कहा जाता है इन सेंटर। दो तीन प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो, किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो तो हम बोलते त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या कर देंगे हम लोग? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखो साबित सबको किया जा सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हम यहां पर सिर्फ लिखा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस या अंतः त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। कुछ स्पेशल त्रिभुज होता है जिसको कहा जाता है एक तो समकोण त्रिभुज, और एक स्पेशल त्रिभुज होता है जिसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। बोलो कहा जाता है क्या? तो समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज ये दोनों का दोनों क्या होता है? एक स्पेशल त्रिभुज है। इस पे भी ध्यान देना, हमने कहा कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। तीन तरह से अंतः त्रिज्या को याद रखा जा सकता है, तीनों तरह से इसको याद रखोगे। क्या इसको याद रखोगे? तो किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर बोलोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का आधा। और समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस बराबर त्रिभुज का एक भुजा बटे लिखोगे 2√3, इसको कहा जाता है, इसको याद रखोगे। इन रेडियस बराबर क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? अंतः त्रिज्या बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण का आधा। और समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। जल्दी
ये हमने बताया है इन रेडियस के बारे में, अंतः त्रिज्या के बारे में। ये हमने बताया है अंतः त्रिज्या के बारे में। हो गया? देखो बहुत सारा थ्योरम है जिसको प्रूफ करते करते टाइम लग जाएगा, 15 गो थ्योरम है, इसमें अकेला 15 गो थ्योरम है। अभी जो जरूरत है हम उसको बता रहे हैं, जो ज्यादा पूछा है क्वेश्चन उसको बता रहे हैं। अब पूछेगा सरकम रेडियस के बारे में, परित्रिज्या के बारे में, परित्रिज्या के बारे में। ठीक है, हो गया? लिख रहा है कि घास रहा है जी? तो जल्दी जल्दी लिखो यार, इतना हम तो दिल्ली पहुंच जाते। अबे दिल्ली दिल्ली का मास्टर ठगता है बे, तुम हमको क्या सिखा रहे हो? दिल्ली का मास्टर क्या है? कुछ नहीं है। पटना में है, बिहार में जो मिट्टी में, हमारे गांव में चलो ना, गांजा भी पीता है, मैथ भी बनाता है, बैठा रहता है, बैंक पीओ का क्वेश्चन तो बना देगा। समझे? फालतू वाला बात नहीं बोलना है। हमारे गांव में कुत्ता बिल्ली भी ऑनर्स रहता है। चलो देखो यहाँ, हाँ अरे सही बोल रहे तुमको, ये जो गाँव तुमको क्या बताएंगे? बिहार, बिहार है, समझ रहे हो ना? सब यहीं से सीख के गया है, समझे? जो दिल्ली में पढ़ा रहा है, जो कोटा में पढ़ा रहा है, जो फलना जगह पढ़ा रहा है, सब यहीं से सीख के गया है। पहले पैदा लिया यही आया, पहले पटना में सीखा, फिर जाकर के वहां पढ़ा रहा है। फालतू वाला बात नहीं बोलना है, सबका बाप हम अपने हैं। लो देखो, एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, सुनो ध्यान से। एक होता है लंब समद्विभाजक रेखा। कौन सा होता है? लंब समद्विभाजक रेखा। ऐसा बिंदु जिससे सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर दे, समद्विभाजित भी कर दे, और इस पर लंब भी हो। क्या हो? लंब भी। तो इस रेखा को कहा जाता है लंब समद्विभाजक रेखा। क्या बात बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। इस बिंदु से किसी बिंदु से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी कर रहा है और लंब भी खींच रहा है। सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी कर रहा है और लंब खींच रहा है। सामने वाली भुजा पर यह लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, बात पे ध्यान दो, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक यहां पर चाप रख करके इस त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एक वृत्त खींचा जा सकता है, जिसे कहा जाता है परिवृत्त। क्या कहा जा सकता है इसको? क्या कहा जाएगा इसको? परिवृत्त। तो एक हुआ अंतःवृत्त जो भुजा को टच कर रहा था, और एक हमारे पास क्या हो गया? परिवृत्त। क्या हो गया? परिवृत्त हो गया। बात पे ध्यान देना, ये हमारे पास है। देखो एक बात और बताओ, अगर हमारे पास ये दोनों बराबर है, ये लंब खींचा हुआ है, तो किसी भी बिंदु से, इस भुजा के किसी भी बिंदु का बारे में बात कर रहे हैं, इस बिंदु से इस पॉइंट को मिला दो, ठीक है, और इसी बिंदु से इस पॉइंट को मिला दो, इसका नाम रख लो पी। तो पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के। पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पीबी के। देखो ये हमारे पास है डी, एडी बराबर किसके? डीबी के। एडी बराबर, और दोनों में पीडी कॉमन होने के कारण बराबर, और दोनों में पीडी कॉमन होने के कारण बराबर, और इसके बीच का जो एंगल है कितना डिग्री है? तो एस यानी भुजा, ए एंगल भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा? क्या इस बार सर्वांग सम हो गया? क्या हो गया? और जैसे सर्वांग सम हुआ तो हम बोलेंगे पी ए बराबर किसके? पीबी के। पी ए बराबर किसके? क्यू से खींच दो ए और क्यू से खींच दो बी, तो क्यू ए बराबर किसके? क्यू ए बराबर किसके? बस बात जो समझाना था, अब ये देखो हम समझा रहे हैं। यहां से जैसे हमारे पास ये ए है, बी है और क्या है? सी है। हमने कहा कि इस दोनों को मिला दो, इस दोनों को मिला दो, ये ए ओ, इसका नाम एस रख लेते हैं एस, इसका नाम बी एस और सी एस। बात पे थोड़ा गौर करना। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम बोले कि ये बी डी है और सी डी दोनों बराबर, और एस डी दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, क्या ये दोनों सर्वांग सम होगा? क्या? और जैसे सर्वांग सम हुआ तो बी एस बराबर किसके? और बी एस बराबर किसके जी? और इसी तरह से इस त्रिभुज में भी देखोगे तो ए एस बराबर किसके हो जाएगा? और जब तीन भुजा बराबर हो जाए, तीन भुजा बराबर हो जाए, इसका मतलब इस जगह से इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी सेम हुआ, और जैसे ही सेम हुआ तो क्या इसको त्रिज्या मान करके तीनों बिंदु से एक वृत्त नहीं खींच सकते हैं क्या? तो इसीलिए ये बन गया परित्रिज्या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवृत्त की परिवृत्त बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ए एस है, बी एस है, एस सी है, इसी को कहा जाता है ए एस बराबर बी एस बराबर सी एस, इसी को कहा जाता है सरकम रेडियस या परित्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या। कुछ बात आया समझ में? कुछ बात आया समझ में? अब इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज में, तीनों में फिर से होगा, किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या भुजाओं का गुणनफल बट्टे लिखोगे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर स्पेशल आता है, एक आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है? ये समकोण त्रिभुज। और एक स्पेशल आएगा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस की आधी, कर्ण की आधी, कर्ण का क्या हो जाएगा? आधा। और परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना है समबाहु त्रिभुज में तो ये हो जाएगा भुजा बटे √3, भुजा बटे √3।
अब इसी को क्या करना है, याद रखना है फिलहाल। बाकी तो बहुत चर्चा इस पे हो सकता है, लेकिन बस इसको याद रखना है। पहचान गए परिवृत्त की त्रिज्या किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो तीनों याद हुआ, 6 को लिखा है पॉइंट, याद हुआ जी? चलो रीजनिंग का बहुत डिमांड आ रहा है, बुलाओ सर को। एक सवाल बनवा देते हैं, ये वाला सवाल बनवा देते हैं। हाँ, हो गया? बस एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन बता देते हैं, आ जाइए आप। पढ़े जी? पहले एक बार खाली रिपीट कर दो जल्दी से। किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस या अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे अब ये नहीं लिखा है जी, गजब, भूल गया। किसी भी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। दो स्पेशल केस होगा। समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण का आधा, बोल होगा। और समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस बराबर भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। आ जाओ ऊपर, ये है सरकम रेडियस, परित्रिज्या। परित्रिज्या बराबर होगा त्रिभुज त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे पहले, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। 4 गुना क्या आ जाएगा? लेकिन दो स्पेशल केस से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, 90% क्वेश्चन जो पूछा है स्पेशल केस से पूछा है अभी तक में। ये बताओ, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, कर्ण की आधी। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, a बटे √3। √3 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, सेकंडों नहीं लगेगा, आंसर आ गया। लेकिन उसके पीछे कितना सारा लॉजिक है, समझ में आया? समबाहु त्रिभुज में तो क्या बोलोगे, √3, a बटे क्या हो जाएगा √3, अभी अभी लिखा के आए हैं, और a हमारे पास क्या होगा √3, अब बटे क्या कर दोगे √3, आंसर क्या आ जाएगा, e। बोलो हुआ क्या ना? आ जाइए सर।